हेलो दोस्तों, चलिए अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 भी खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर का 6 तक हम लोगों ने देखा था, ठीक है। सो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सॉल्व करना है। तो सेवंथ बेटा सेम तरीके से सॉल्व होगा जैसे हम लोगों ने अब तक किया था। साइन 2x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन सही तरीके से करना है, cos 2x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन सही तरीके से करना है, ठीक है। तो साइन 2x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा? अब हुआ क्या था, अभी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था लेकिन मेमोरी मैंने देखा ही नहीं, मेमोरी फुल हो गया था तो मेरा एफर्ट्स वेस्ट चला गया। इसलिए मुझे अच्छा हुआ मैंने जल्दी देख लिया, वरना 1 घंटा बड़बड़ करता मैं और कुछ नहीं होता। चलिए मैं सेवंथ को फिर से सॉल्व करता हूँ अभी, है ना। तो सेवंथ वाले के अंदर फंक्शन दिया है 1/3 + 2 sin 2x + 4 टाइम्स cos 2x dx। तो बेटा इसकी यहां पर हमें पता है कि अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन tan x = t है, क्योंकि sin 2x है cos 2x है, तो tan x की जगह पर अगर मेरा सब्स्टिट्यूशन t है तो sin 2x बन जाता है 2t/1 + t², cos 2x बन जाता है 1 - t²/1 + t² एंड dx बन जाता है 1/1 + t² dt, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूशन को करेंगे इसके अंदर तो आपको मिलेगा 1/3 + 2 टाइम्स sin 2x की जगह पर आएगा 2t/1 + t² + 4 टाइम्स 1 - t²/1 + t² एंड दिस विल इनटू dx को हम लोग लिखेंगे 1/1 + t² × dt, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 + 3t² + 4t + 4 - 4t², ये 1 डिवाइडेड बाय 1 + t² जो ऊपर जाएगा इनटू 1/1 + t² × dt, ठीक है। तो दिस विल गेट कैंसल, तो आपको क्या मिलेगा 1/- t² + 4t + 7 × dt। अब आप लोग इसमें से माइनस को कॉमन निकालो डिनोमिनेटर में से, तो वो माइनस कॉमन निकाला हुआ ऊपर दे देता हूं मैं, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा t² - 4t - 7 dt। क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में से माइनस को कॉमन निकाला है तो साइन चेंज हो जाएगा सबका, ठीक है। तो ये माइनस साइन ऊपर दिया। अब आपको क्या करना है बेटा, इसका होल स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाया जाएगा होल स्क्वायर? तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं t² - 4t - 7 है, तो थर्ड टर्म को साइड में हटाया जाएगा और इसके अंदर किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 का 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 2, इसका हाफ क्या होगा 2 और 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो 4 को ऐड करेंगे 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा t - 2 का होल स्क्वायर और ये है आपके पास -11, तो इसको आप लिख सकते हो √11 का स्क्वायर। तो x² - a² बन गया है, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो देखेंगे क्या मिलता है आगे। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ -1 बाय, आप इसकी जगह पर लिखेंगे t - 2 होल स्क्वायर -√11 होल स्क्वायर dt बाय, अच्छा dt, हमने वो सब कुछ कर लिया है। अब बेटा ये सिंपल है, इसका इंटीग्रल क्या होगा -1 एज इट इज, x² - a² का इंटीग्रल क्या होता है 1/2a, है ना। सो 1/2 टाइम्स √11 1/2a इनटू log ऑफ mod x - a that is t - 2 minus √11 divided by x plus a that is t - 2 plus √11 plus c। तो 1/2 √11 log ऑफ -1 को इधर लेके जाएंगे तो -1 क्या बन जाएगा t - 2 minus √11 divided by t - 2 plus √11 raised to -1 plus c, ठीक है। सो अब t की जगह पर सब्स्टिट्यूशन क्या था बेटा tan x था, सो 1/2 √11 log ऑफ, देखिए ये अगर ये रेस टू -1 अगर हटाना है तो डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आएंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। सो t - 2 t की जगह पर आएगा tan x - 2 plus √11 डिवाइडेड t की जगह पर आएगा tan x - 2 minus √11 plus c, ठीक है। सो ये आया आपका फाइनल आंसर किसका, सेवंथ वाले का। तो ये टाइप ध्यान में रखेंगे बेटा, इसके अंदर कितने वेरिएशन है, sin 2x हो सकता है, cos 2x आ सकता है, फिर सिर्फ x हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। तो ये 3 टाइप से एग्जांपल्स है और इसके अंदर हमें इसको इसके ऊपर कैसे वर्क करना है
ये आप लोगों को अभी समझ में आ गया है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रेडी रेफरेंस के लिए अच्छे से ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अगर रेडी रेफरेंस के लिए अच्छे से ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मतलब गड़बड़ मतलब टाइम ज्यादा लगेगा आपको और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 8 और 9 भी इसी टाइप में आते हैं बेटा, इसलिए आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, और वो तरीका क्या है और वो तरीका क्यों अप्लाई करना है, दो क्वेश्चन से तरीका क्या है और तरीका क्यों अप्लाई करते हो। अगर हमारे पास मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है तो अलग दिमाग क्यों लगा रहे हो, तो अलग दिमाग इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि उस फॉर्मेट में भी आंसर दिया जा सकता है एक, और दूसरी चीज है कि वो करने का इससे भी आसान तरीका है। देखो अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे बेटा, तो ये तो टाइप है हमारा cos x sin x वाला, डिनोमिनेटर के अंदर cos साइन आ रहा है, तो हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन cos की जगह पर आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन है tan x की जगह पर tan x/2 की जगह पर t, और tan x/2 की जगह पर t सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए cos x बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, sin x बन जाएगा 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड dx क्या बनेगा, क्योंकि एंगल सिंगल है तो dx बन जाएगा 2 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू dt, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस मेथड से जैसे हम लोगों ने अब तक एग्जांपल सॉल्व किया आप लोग इसको भी कर सकते हो, लेकिन अब तक अगर आप एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके अंदर कोएफिशिएंट जो थे बेटा वो कुछ भी थे, कुछ भी का मतलब है कि ऐसे थे कि जिससे हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर उसको नहीं ला सकते थे। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर cos x है sin x है, तो आप इसका यूज करके ऑब्वियसली आंसर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का कोएफिशिएंट अगर देखेंगे तो 1 है, तो आपके पास cos और sin के स्टैंडर्ड एंगल की कुछ ऐसी वैल्यूज है जिनका आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ और कोएफिशिएंट होते तो फिर वो चांस चला गया था आपका, जो कि अब तक के एग्जांपल में हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो cos और sin का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, तो इसके वजह से फायदा क्या होगा आपको, आप देख सकते हो इंटीग्रल ऑफ 1 बाय आप cos x माइनस sin x इन दोनों को √2 से डिवाइड कर सकते हो। अब ये आप आपकी मर्जी से कर रहे हो तो आपको √2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा dx, ताकि ओरिजिनल फंक्शन का वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आपने ये एडजस्टमेंट किया है। चलिए इस भाई साहब को इंटीग्रल साइन के बाहर लिया जाए क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनका कोई अंदर रोल नहीं है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, cos x into 1 by √2 माइनस sin x into 1 by √2। अब ये तो कोई भी लिख सकता है ना, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। तो 1 by √2 है आपके पास इंटीग्रल ऑफ, अगर आप देखेंगे बेटा तो 1 by √2 cos के कौन से एंगल का वैल्यू है, cos π/4 का है, माइनस sin x into sin π/4 है, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल रहा है, 1 by √2 इंटीग्रल ऑफ 1 by ये cos a cos b माइनस sin a sin b है, इसका मतलब क्या, cos of a plus b दैट इज cos of x plus π/4 into dx, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हो। तो देखो आप ये एग्जांपल ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करके भी लिखेंगे, मतलब कर सकते हो, लेकिन इससे जो आंसर आने वाला है और इससे जो आंसर आने वाला है दिखने में अलग होगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कोई, ठीक है। तो आपको दोनों भी चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्स में उनको आपसे एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आप इस टाइप का एग्जांपल इस मेथड से सॉल्व करें, मतलब ये वाला लॉजिक लगाए, ये ट्रिक यूज करें, ठीक है। तो हाँ, तो अभी क्या है, ये क्या मिला 1 by √2 और 1 by cos क्या होता है, sec of x plus π/4 dx। अब आपको तो पता है बेटा इंटीग्रल sec x का क्या होता है, log of sec x plus tan x, ठीक है। तो इसका आप इंटीग्रल लिखेंगे log of mod sec x that is x plus tan x that is tan of x plus π/4 and plus c, ठीक है। सो sec x का जो इंटीग्रल है मैं भूल गया हूँ, sec x का इंटीग्रल है log of mod sec x plus tan x, तो हम लोगों ने देखा था sec x plus tan x, sec x plus tan x होता है ना, तो इसका एक और इंटीग्रल sec x plus tan x का हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan of π/4 plus x/2, तो ये भी होता है। और cosec x का इंटीग्रल क्या होता है, log of cosec x minus cot x,
और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x/2 शायद। ऐसे देखो भूल जाता है आदमी, क्योंकि इसलिए इसको रिवाइज करना पड़ता है हर दिन। हर दूसरे दिन आपको कैलकुलस के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। देखो मैथमेटिक्स, देखो दो चीज है, एक है मैथमेटिक्स समझना, समझना मैथमेटिक्स अलग बात है, लेकिन एग्जाम में आपको चीजें सॉल्व करनी है तो उस हिसाब से पढ़ाई करना दूसरी बात है। एक हो सकता है कि कोई बंदा है जिसको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, लेकिन वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका मैथमेटिक्स अच्छा है, लेकिन उसने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी तैयारी नहीं की है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से देखो। एक बंदा है जिसको मैथ्स बहुत अच्छा समझता है, तो आप उसको कोई फॉर्मूला पूछेंगे, उसको याद नहीं होगा तो वो डिराइव करके बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्चुअली वो साउंड है। लेकिन अगर उसको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है तो वहां पर तो फॉर्मूला डिराइव करते नहीं बैठेगा ना, वहां पर तो उसको क्या चाहिए, जितने रेडी रेफरेंसेस उसको अच्छे से याद हो, सही है, जितना फॉर्मूलाज उसके एकदम जबरदस्त तरीके से याद है, अच्छा है। कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिनके आंसर्स भी याद रखे जा सकते हैं, जो बहुत सारी जगह पर यूज किए जाते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने देखा था x रेज़ टू x का डेरिवेटिव, x रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, x रेज़ टू x इनटू 1 प्लस log x होता है ना। तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, तो आप ऐसे रिजल्ट्स बहुत सारे ध्यान में रख सकते हो। तो ये जो ध्यान में रखने वाला पार्ट है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और ये करना ही होता है। आदमी चाहे कितना इंटेलिजेंट हो या फिर कितना भी कॉन्सेप्चुअली साउंड हो, अगर उसको एग्जाम देना है तो उसको कई सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो ध्यान में रखना तभी पॉसिबल होता है जब उसको रिपीटेडली आप रिवाइज करते हो। सो रिवीजन जरूरी है, अगर आप रिपीटेडली रिवाइज करते जाएंगे तो आपको चीजें अच्छे से ध्यान में रहेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अभी इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। रीजन समझ रहे हो ना, इस टाइप से क्यों सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि कॉस और साइन का कोएफिशिएंट है वैसा। अगर कॉस और साइन का कोएफिशिएंट वैसा नहीं है तो आप लोग इसको उस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे 9 के अंदर देखिए, 9 के अंदर आपको फंक्शन क्या दिख रहा है, cos x माइनस √3 sin x, सही है। चलिए अब 1 बाय cos x माइनस √3 sin x ये दिया है। अब क्योंकि यहाँ पर √3 दिया है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखिए आप इसको 1, मैं ऐसे लिखता हूँ पहले, आप cos x को 2 से डिवाइड कर रहे हो, माइनस √3 sin x को भी 2 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब दोनों को 2 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिनल फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा। अब ये 1/2 जो है इसको बाहर लिया गया। अब अगर आप देखेंगे तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1/2 इंटू कॉस एक्स माइनस √3/2 इंटू साइन एक्स। समझ रहे हो बात को, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला सीन बनना चाहिए यहाँ पर। तो साइन ए कॉस बी, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो जो भी एंगल ले रहे हो साइन का ये वैल्यू आना चाहिए, कॉस का उस एंगल के लिए ये वैल्यू आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन लेना है, तो अगर यहाँ पर साइन लेना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, साइन 30 लिखेंगे और cos 30 का वैल्यू √3/12, तो ये जम गया। तो आप इसको लिख सकते हो 1 बाय साइन π/6 दैट इज द साइन 30, 1/2 को आपने लिखा साइन π/6 इंटू कॉस एक्स, माइनस इसको आप लिखेंगे cos π/6 इंटू साइन एक्स dx। तो ये क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी बनेगा, सो π/6 माइनस x dx। तो बेटा आप इसको लिख सकते हो कोसेक ऑफ π/6 माइनस x dx। और कोसेक का आपको पता है इंटीग्रल क्या आता है, कोसेक का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x। तो इस प्रकार से आपको इसका इंटीग्रेशन मिलेगा, log ऑफ मॉड कोसेक x that is π/6 minus x minus cot x that is π/6 minus x plus c। ठीक है, सो अच्छा, और एक बार चेक कर लेना cos 30 का वैल्यू सही है। अच्छा अब अगर आप यहां पर मान लीजिए, आप इसको सेक के फॉर्म में भी लिख सकते थे बेटा, यही सीन है यहाँ पर। देखो आप 1/2 की जगह पर cos 60 भी लिख सकते हो ना, कौन रोकेगा यहाँ पर।
जैसे आपने इधर sin 30 लिखा है तो आप मान लीजिए यहाँ पर cos 60 लिखते, तो क्योंकि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है तो यहाँ पर आप sin 60 लिख सकते थे। तो ये क्या बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b, मतलब क्या मिलेगा cos ऑफ 60, बाहर cos मिलेगा अंदर 60 प्लस x, तो ये sec बनेगा। तो sec के फॉर्म में भी आप इसका आंसर लिख सकते हो, तो ये आंसर भी सही है और sec के फॉर्म में लिखा हुआ आंसर भी सही है। ठीक है, पीछे गलत दिया है बुक के पीछे, तो दोनों फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो और ऊपर से आप इसको वो भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर बताने की, अच्छे से ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपको बोर्ड में तो दिक्कत नहीं आएगी लेकिन एमसीक्यूज में आपको ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा, अगर इस वाले फॉर्मेट में ऑप्शन दिया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार मैंने तो सही किया है सब्स्टिट्यूशन से लेकिन दूर दूर तक सही नहीं दिख रहा आंसर, तो ऐसे नहीं लगना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 3.2 बी। अब लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2 सी, लास्ट मतलब इस टाइप में एक्सरसाइज 3.2 सी। इसके बाद में मतलब सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर खत्म होता है लेकिन सब्स्टिट्यूशन का यूज आगे भी चलता रहेगा। अब मतलब 3.2 सी के बाद में सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा और इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, सो अभी हमें एक्सरसाइज 3.2 सी सॉल्व करना है, तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। लेट आई बी इक्वल्स टू, मुझे इसका इंटीग्रेट करना है। फंक्शन क्या है दिया हुआ 3x + 4 डिवाइडेड बाय x² + 6x + 5 एंड dx। ठीक है, अब ये फंक्शन दिया है बेटा, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा इसको, इसके बारे में आपको सोचना है। अब यहाँ पर अगर आप टाइप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यार अब तक जो आप लोगों ने सॉल्व किया था तो उसके अंदर आपका ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था डिनोमिनेटर में दिया हुआ, तो वो या तो रूट में था या फिर विदाउट रूट था। लेकिन न्यूमरेटर में क्या था, न्यूमरेटर में सिर्फ कांस्टेंट होता था, न्यूमरेटर में कुछ रहता था क्या, नहीं। अब उसी के अंदर एडिशनल चीज आ रही है। अभी जो आपके सामने फंक्शन आपको दिख रहा है, तो इस फंक्शन में पहले आपने जो एग्जांपल सॉल्व किए थे तो वहां पर क्या होता था बेटा, वहां पर आपको न्यूमरेटर में कांस्टेंट दिखता था और डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक था। लेकिन अब टाइप ये आगे दूसरा टाइप है, इसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में आपको लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो न्यूमरेटर में लीनियर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर ये वाला सीन दिखाई देता है, ऐसा फंक्शन दिखाई देता है, तब हमें यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कुछ अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे दिमाग लगाया जा सकता है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, हमें यहाँ पर एक मिनट में लाइट देखता हूँ सही है। चलिए हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, एक जैसे हम लोगों ने देखो सबसे शुरुआत में जब सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने एक थ्योरम देखा था और कुछ फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, tan, cot, sec एंड cosec का। फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को एक टाइप बताया था, अगर वो वाला सीन अगर क्रिएट होता है तो आपको क्या करना है, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो वो टाइप क्या था, अगर आपके पास a sin x + b cos x डिवाइडेड बाय c sin x + d cos x, अगर इस टाइप का फंक्शन होता है, और या फिर a e⁻x + b c e⁻x + d, इस टाइप का फंक्शन आपके पास होता है, तब हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसको लिखते थे न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। याद है आपको सबसे शुरुआत में, मुझे ही याद नहीं, मैं भूल गया, मैं एक बार देख के चेक करता हूँ, लेकिन यही था शायद। ये ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए रिवीजन करना जरूरी होता है। तो टाइप क्या था, सही है, a sin b cos c sin d cos, तो a न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। अब कंफ्यूजन क्यों हुआ है पता है, मतलब ये सही है, मैंने जो लिखा है सही है, मेरे को अच्छे से याद था, क्यों फिर भी मैंने रिवाइज नहीं किया इसको, तो 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं हम अगर 2-3 दिन के गैप से, तो अच्छे तरीके से याद में रहता है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे बेटा तो क्या हो रहा है पता है, यहाँ पर ये तो आपके ध्यान में रह गया कि हमें क्या लिखना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू दिस एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू दिस, ऐसे लिखना है। ठीक है, लेकिन जब आपका फंक्शन इस टाइप में हो,
ये हम लोगों ने देखा था। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो इसमें मैं इसको ऐसे रहने देता हूं ताकि मैं आप दोनों को, आपको इसमें और इसमें फर्क समझा सकूं। अब आपके पास फंक्शन क्या है, न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर दिया है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में है। जब भी आपको ऐसा फंक्शन दिखेगा तब आपको क्या करना है बेटा, तब आपको न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या लिखना है, तब आप लिखेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू, इसके लिए बोल रहा हूं मैं, इस टाइप के लिए, तब हम लिखेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू a into d by dx of denominator प्लस b। अब देखना इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि नहीं। इस वाले टाइप में क्या है, a into डिनोमिनेटर प्लस b into d by dx of डिनोमिनेटर, लेकिन इस वाले टाइप में क्या है, a into d by dx of डिनोमिनेटर प्लस b। समझ गए बात को। तो अब ये टाइप जब हम लोग सीख रहे हैं तब इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि न्यूमरेटर को क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। जब ये वाला टाइप है तब न्यूमरेटर इज इक्वल टू a into डिनोमिनेटर प्लस b into d by dx of डिनोमिनेटर, और जब लीनियर फैक्टर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये वाला टाइप होगा, तब हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a into d by dx of डिनोमिनेटर प्लस b। ठीक है। अब यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर b into डिनोमिनेटर नहीं आता, सिर्फ b आता है। यहाँ पर क्या होता था, a into डिनोमिनेटर आता था, मतलब डिनोमिनेटर दोनों तरफ आता था, एक इसमें d by dx of डिनोमिनेटर आता था, एक इसमें डिनोमिनेटर। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर सिर्फ a into d by dx of डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट आने वाला है। ठीक है। तो आपको ये वाला एडजस्टमेंट करना है जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। तो आपके पास दो तरीके हैं, देखिए मैं आपको जनरलाइज्ड वे से बताता हूँ एक बार इसको, कि इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं, इस पूरे एक्सरसाइज में, तो इस पूरे एक्सरसाइज में आपके पास दो तरीके के फंक्शंस रहेंगे, ax plus b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, या फिर फंक्शन रहेगा ax plus b डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी एक अगर आपके पास फंक्शन होता है तो इसको आप लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो न्यूमरेटर को आप लिखेंगे इस तरीके से, a into d by dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो जब भी आपके पास इन दोनों में से कोई भी फंक्शन रहेगा तो आपको इसको ऐसे लिखना है। अब a into d by dx ऑफ डिनोमिनेटर मतलब समझ रहे हो ना, आपको लगेगा कि इस वाले केस में क्या रूट के साथ लिखना है, रूट के साथ नहीं लिखना, डिनोमिनेटर मतलब सिर्फ इसकी बात हो रही है। तो जब भी ऐसे में लिख रहा हूँ कि a into d by, क्योंकि आपको लग सकता है कि जब ये फंक्शन दिया है और हम लोग अगर इसको यूज करें तो a into d by dx ऑफ डिनोमिनेटर मतलब आप रूट के साथ लिखेंगे, नहीं, रूट के अंदर वाला ही लिखना है। ठीक है। तो ये टाइप है हमारा। तो चलिए एक एग्जांपल मैं अभी इसका सॉल्व कर देता हूँ, तो बाकी आप लोग आराम से कर पाएंगे। चलिए, अब मेरे पास फंक्शन है, मैंने देख लिया फंक्शन को, मैंने पहचान लिया क्या है, न्यूमरेटर में लीनियर पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मेरा टारगेट है, मुझे क्या करना है, ये धूप और छांव का खेल शुरू हो चुका है। क्या होता है बीच में ही फिर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा आ जाता है, तो ऐसे समय में मुझे कर्टन्स हटाने पड़ते हैं, बंद करने पड़ते हैं। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी न्यूमरेटर को लिखूंगा मैं, न्यूमरेटर दैट इज 3x + 4 इज इक्वल टू a into d by dx ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 प्लस b, b मतलब b। ठीक है। सो 3x + 4 a into इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x + 6, इसका डेरिवेटिव मैंने लिया, प्लस b। ठीक है। अब 3x + 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ax + 6a + b। अब बेटा कंपैरिजन नाम की भी कोई चीज होती है, हम तो उसी के ऊपर जी रहे हैं, हम तो बगैर कंपैरिजन के जी ही नहीं सकते। मनुष्य बगैर कंपैरिजन का जी ही नहीं पाता। बस हमें एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है, चाहे किसी भी बात में करें हम लोग, अदरवाइज हम जी ही नहीं सकते, क्योंकि ये बेवकूफ़ी हमें पैदा होते ही हमें सिखाई जाती है ना, कंपैरिजन वाली। तो ये चीज़ मैथमेटिक्स भी इससे परे नहीं है, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स भी इजाद किया है, तो कंपैरिजन हम वहाँ पर भी डालेंगे। चलिए, तो ये कंपैरिजन हो रहा है अभी यहाँ पर, ये और ये दोनों इक्वल है, तो इसका कंपैरिजन करेंगे। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या होता है, इधर का x का कोएफिशिएंट और इधर का x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज 2a = 3। एंड दूसरी चीज, इधर का कांस्टेंट और इधर का कांस्टेंट इक्वल होना चाहिए। सो 6a + b = 4। तो आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। अब इस a का वैल्यू को इसके अंदर रखो, b का वैल्यू ऑब्टेन करो। सो a का वैल्यू यहाँ पर रख दिया 3/2 + b = 4। तो ये कितना मिला, 2 3 6, दैट इज 9।
सो b इज इक्वल टू 4 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू -5। सो बेटा a का वैल्यू मिला है 3/2, b का वैल्यू मिला है -5, काम तमाम। a का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, b का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, मतलब न्यूमरेटर को अभी आप ऐसे लिख सकते हो। तो हम लोग देयरफॉर आई बोल के लिखेंगे, देयरफॉर गिवन फंक्शन क्या बनेगा, न्यूमरेटर की जगह आप लिख सकते हो a का वैल्यू 3/2 into d by dx of डिनोमिनेटर दैट इज x square plus 6x plus 5 प्लस b, अब b का वैल्यू कितना है -5 और यहाँ पर आएगा dx, ठीक है। तो और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर तो है ही, डिनोमिनेटर आपका x square plus 6x plus 5, ठीक है। तो ये जो भी हुआ है इसको आप पॉज करके लिखेंगे, मैं हटा रहा हूँ इसको अभी। अब हमें मिला क्या है बेटा, जो भी मिला है इसका इसको थोड़ा सा ढंग से लिखा जाए तो समझ में आ जाएगा आपको कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करने जा रहा हूँ, 3/2 d by dx ऑफ x square plus 6x plus 5 divided by x square plus 6x plus 5 minus 5 divided by x square plus 6x plus 5 dx, ठीक है। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, डिनोमिनेटर सेपरेट हुआ इससे। अब बोर्ड में सॉल्व कर रहे हैं तो इसको I1 बोलेंगे, इसको I2 बोलेंगे, ठीक है। और फिर I1 के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे। सो 3/2 कांस्टेंट बाहर लिया और d by dx ऑफ x square plus 6x plus 5 है डिवाइडेड बाय x square plus 6x plus 5 dx। सो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो ये कौन सा फॉर्म है, f dash of x by f of x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये 3/2 कांस्टेंट है log of mod f of x दैट इज x square plus 6x plus 5, ठीक है, प्लस C1। अब बेटा ये तो इस वाले का इंटीग्रेशन हुआ, और हमेशा याद रखना इस टाइप के एग्जांपल में आपका फर्स्ट जो टर्म रहेगा जब आप इंटीग्रेट करेंगे दिए हुए फंक्शन को, तो जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आ रहा है, जो फंक्शन मिल रहा है आपको आफ्टर इंटीग्रेशन, उस फंक्शन में पहला टर्म हमेशा log ऑफ डिनोमिनेटर रहने वाला है, उसको कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ रहने वाला है। ये नंबर कौन सा होता है, ये a का वैल्यू होता है जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे I2 को इंटीग्रेट करना है। I1 का वैल्यू आ गया, देखो जब बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हो तो इसको इक्वेशन 1 बोलना होता है, फिर I1 का वैल्यू मिला इसको बोलेंगे 2, फिर I2 निकालने की कोशिश जारी रहेगी। सो I2 क्या है आपका 5/x square plus 6x plus 5। अब ये तो वही वाली बात बनेगी जो पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व करते रहते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया और ऊपर कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा था ये वाली एक्सरसाइज में जो दिया है ये उसके आगे की स्टेप है, मतलब आप लोग क्या करते हो, लीनियर पॉलिनोमियल देने की वजह से आप लोगों ने ये वाला एडजस्टमेंट जो हम लोगों ने किया था a एंड b वाला, वो करके आप इसको फिर से पहला जो फंक्शन मिलता है उसका इंटीग्रेशन आराम से स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाला जाता है। यहाँ पर आप लिखेंगे रीजन f dash of x by f of x वाला, कि अगर ऐसा है तो इसका इंटीग्रल वैल्यू होता है log of mod f of x, ये लिखेंगे आप, ठीक है। अब इसको तो आप लोग बखूबी जानते हो कैसे सॉल्व करना है। सो x स्क्वायर इधर लिखता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 6x, इसका मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाया जाता है, 6 को हाफ, 6 का हाफ क्या होता है 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 ऐड किया जाएगा, 9 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और ये प्लस 5 ऐसे ही। तो आपको क्या मिलेगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, इसके लिए लिख रहा हूं मैं x प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा -4, तो -4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो बेसिकली आपको ये मिल गया, इस 5 को बाहर ही ले लेते हैं, x plus 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर dx, सो ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो 5 into log of mod x minus a that is x plus 3 minus 2 divided by x plus a that is x plus 3 plus c, और 1/2 ये कहाँ गया, 1 by x square minus a square है ना, तो 5 into 1/2 a 2 into 2, ठीक है। सो फाइनली आपको यहाँ पे मिल रहा है 5/4 log of x plus 1 divided by x plus 5 plus c। ये किसका वैल्यू बेटा, ये I2 का इंटीग्रेशन आया है। अब इसको बोलेंगे, इसको C1 ना बोला, इसको C2 ना बोलेंगे, ठीक है। अब ये इसको इक्वेशन 3 बोलेंगे। सो सबस्टिट्यूटिंग, क्या सबस्टिट्यूटिंग, सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 को 1 में, मतलब क्या करना है, I1 की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर रखो, I2 की वैल्यू यहाँ पर है, तो आपने इंटीग्रेट कर दिया। समझ में आई बात, सिंपल सा एग्जांपल है,
a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, उसका यूज करके इसको तोड़ेंगे दो दो हिस्सों में, उसमें का एक हिस्सा आपको मिलेगा पिछले एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उस जैसा, तो उसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, और पहला हिस्सा कंपलसरी इस फॉर्मूले से उसका इंटीग्रेशन आएगा। सेम तरीके से सारे एग्जाम्पल्स होने वाले हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, इसलिए वो आपको होमवर्क के लिए रहेगा। अब आएगा थर्ड एग्जाम्पल। सो थर्ड एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो थर्ड एग्जाम्पल के अंदर देखो, थर्ड एग्जाम्पल भी आप खुद सॉल्व कर सकते हो सेम तरीके से, ठीक है। तो मैं सिर्फ डिवाइड करके आपको बताता हूँ, तो आप लोग उसको घर पर सॉल्व कर पाएंगे। सो थर्ड एग्जाम्पल में आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx। ये थर्ड है आपका। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, न्यूमरेटर दैट इज 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इनटू d बाय dx, d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस प्लस क्या लिखना है आपको, b, ठीक है। तो आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे दैट इज 4x प्लस 3 प्लस b व्हिच इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4ax प्लस 3a प्लस b। So this implies 4a is equals to 2 and 3a plus b is equals to 3. So a का वैल्यू आपको मिल रहा है 1/2, तो a का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो 3 into 1/2 plus b is equals to 3. So आपको मिलेगा b is equals to 3 minus 3/2 that is 3/2. So a और b का वैल्यू एक बार मिल गया, एक बार चेक करना सही किया है कि नहीं मैंने। इसका डेरिवेटिव 4x plus 3 a से मल्टीप्लाई किया 4ax प्लस 3a प्लस b, ठीक है। और न्यूमरेटर ये है, सो कंपेयर करने के बाद में 4a इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, तो a का वैल्यू मिल रहा है 1/2, 3a प्लस b का वैल्यू है 3, a का वैल्यू यहाँ पर लिखा 3/2, 3/2 प्लस 1, सो 3 माइनस 3/2, सो 3 2 6, 6 माइनस 3 3/2। सो a और b का वैल्यू मिल गया, बात खत्म हो गई। सो दिए हुए फंक्शन को कैसे लिखा जा सकता है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर की जगह पर आप ये लिखेंगे क्या, a का वैल्यू कितना है 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर, मैं सेपरेट कर रहा हूँ जगह पर, और b का वैल्यू कितना है 3/2, 3/2 बाहर लिया इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 को बाहर लिया तो 1 बाय डिनोमिनेटर। बस सिंपल, यहाँ से आगे की जर्नी आपको पता है क्या करना है। ये तो सिंपल आएगा 1/2 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आएगा, ठीक है, एंड प्लस 3/2, इसको इंटीग्रेट करो, पिछले एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे एग्जांपल किए हमने, ठीक है। तो ऐसे था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ और देखता हूँ उसके अंदर कुछ करने जैसा है भी या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं अभी। देखो जिसके अंदर भी कुछ अलग दिखेगा मैं वो आपको बताऊंगा, बाकी तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सो देखो आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ ये सारे एक टाइप के क्वेश्चंस है, तो इनमें का मैं एक बता देता हूँ और बाकी जिसकी जरूरत है उसकी हिंट दे दूंगा। अब अगर आप देखेंगे तो फोर्थ के अंदर फंक्शन देख रहे हो कैसा है, 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है इनटू dx। तो पहले क्या होता था, पहले भी हमारे पास ऐसा टाइप था, लेकिन उसके अंदर न्यूमरेटर में कांस्टेंट होता था। तो न्यूमरेटर में अगर कांस्टेंट है तो आप लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर की मेथड से सॉल्व करते थे, और वो जो 3 फार्मूला थे आपके पास 1/√x² प्लस a स्क्वायर, x² माइनस a स्क्वायर, या फिर 1/√x² माइनस x स्क्वायर, उन तीनों में से एक का यूज करके आप इसको इंटीग्रेट कर सकते थे। दिक्कत कहां पर आई, दिक्कत ये आई कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट नहीं है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, और अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे। तो 3x प्लस 4 दैट इज न्यूमरेटर इज इक्वल टू a into d by dx ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर लिखते समय याद रखना है स्क्वायर रूट के साथ में नहीं लिखना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के जो अंदर का है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b, ठीक है। सो आपको यहाँ पर मिल रहा है बेटा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू 4x प्लस 2 प्लस b, ठीक है। सो 4ax प्लस 2a प्लस b ये आपको मिलेगा। सो दिस इंप्लाइज, अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पर तो आपको 4a का वैल्यू मिलेगा 3 एंड 2a प्लस b का वैल्यू मिलेगा 4। तो a का वैल्यू आपको मिल रहा है 3/4। सो a का वैल्यू यहाँ पर अगर लिखेंगे प्लस b इज इक्वल टू 4, सो 2 2 जा 4, सो b का वैल्यू आपको मिलेगा 4 माइनस 3/2 दैट इज 8 माइनस 3 दैट इज 5/2।
ठीक है। सो ए का वैल्यू मिला 3/4, बी का वैल्यू मिला 5/2। तो सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे। सो आई क्या बन जाएगा आपका, न्यूमरेटर की जगह पर आप लोग लिख सकते हो ए दैट इज 3/4 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब चलिए मैं लिख ही देता हूँ 2x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 2x² + 2x + 1। b का वैल्यू 5 है तो मैं सेपरेट कर देता हूँ इसको, प्लस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा दैट इज 2x² + 2x + 1। मतलब आप ध्यान में रखिए, आपको आपको ये इतना एग्जांपल पिछले एक्सरसाइज में था, ये दिया हुआ रहता तो इसका आप इंटीग्रेट करते थे। अब इतना वाला पार्ट बढ़ गया है, ऑब्वियसली ये वाला एग्जांपल पूछा जाएगा तो 4 मार्क के लिए पूछेंगे। ठीक है, तो ये तो पार्ट क्या है, देखो ये 3/4 कांस्टेंट है और आप जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो वो फॉर्म कैसा है, वो ये वाला कैसा है पता है आपको, ये है ऐसे f'(x/√f(x) dx। तो इसको हम इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं 2 टाइम्स √f(x), समझे। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा 2 टाइम्स √f(x) मतलब 2 टाइम्स √2x² + 2x + 1, सही है। तो ये 3/2 बन जाएगा प्लस 5/2। ये मैं आप सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व करना है। क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² का कोएफिशिएंट 1 होना जरूरी है, तो 2 को कॉमन निकालो, x² + 2 का डिवाइड किया 1 + 1 -1 कर देंगे। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी 1/2 होगा तो 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां से आगे बेटा आपको पता है क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में हमने काफी सारे एग्जांपल सॉल्व किए हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सेम टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर आपको 5 करना है सेम तरीके से जो आपको होमवर्क ले रहेगा। मैं आगे के क्वेश्चंस में आपको हिंट बता देता हूं। चलिए रुकावट के लिए खेद, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने अभी सॉल्व किया, 5 आपको होमवर्क है सेम टाइप है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कन्वर्ट करो इसका यूज करके इसके अंदर और आराम से सॉल्व करना। लेंदी है लेकिन आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखेंगे तो ये भी इन्हीं के भाई है लेकिन छोटे भाई है। कैसे है देखिए, देखेंगे कैसे आते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देख रहे हो, फंक्शन को देख रहे हो, तो आपको नीचे और ऊपर दोनों तरफ पॉलिनोमियल दिख रहा है, लेकिन हमें पता है हमने ऐसा एग्जांपल पहले भी सॉल्व किया है x - 7 डिवाइडेड बाय x - 9 dx है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको न्यूमरेटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। न्यूमरेटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या होता है, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट हट जाता है और डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लिकेशन होगा। सो x² -7x - 9x + 63 dx, ठीक है। सो बिल्कुल सही। तो स्क्वायर रूट हटेगा तो बचेगा क्या, x - 7 डिवाइडेड बाय x² - 16x + 63 dx। अब ये आ गया इस फॉर्मेट में। अब यहां से आगे का आपको पता है क्या करना है, फिर से लिखेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इनटू डिनोमिनेटर, मतलब ये लिखना है रेडिकैन को लिखेंगे a इनटू डिनोमिनेटर प्लस सॉरी a इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और फिर कंपेयर करके a b का वैल्यू निकालो, फिर सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करते जाओ। समझ में बात। सेम तरीके से इसको आगे बढ़ेंगे, 9 - x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर नीचे x इनटू 9 - x रहेगा। सेम तरीके से उसको भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, लेट I be equals to integral of 3 cos x by 4 sin square x plus 4 sin x minus 1। अब ये यहाँ पर इन्होंने, ठीक है, क्या दिया है 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 sin square x प्लस ये दे रखा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस क्लियर कट दिखाई दे रहा है बेटा कि sin x की जगह पर t से रखा जा सकता है। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा cos x और t का डेरिवेटिव dt by dx। तो आप cos x dx को लिख सकते हो dt आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, ये dx इधर चला जाएगा। सो देयरफॉर आपका जो दिया हुआ फंक्शन है वो कैसे दिखेगा, 3 बाय
cos x dx बन जाएगा dt और डिनोमिनेटर में आपके पास है 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1। ठीक है, आ गया ना, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब इसको यूजुअल मेथड से सॉल्व करो जो पिछले एक्सरसाइज में करते थे, ऊपर कांस्टेंट नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर दे लो इसको तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर फंक्शन क्या दिया है, r इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट e रेज़ टू 3x माइनस e रेज़ टू 2x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू x प्लस 1 इनटू dx। अगर e रेज़ टू 2x को कॉमन लिया जाए तो न्यूमरेटर से e रेज़ टू 2x को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, e रेज़ टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज़ टू x प्लस 1 एंड dx। तो इसको तो बाहर भी लिया जा सकता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, कैसे देखिए, अब e रेज़ टू 2x आप लोगों ने न्यूमरेटर से मान लीजिए, हम लोगों ने इसको कॉमन लिया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट के अंदर e रेज़ टू 2x को आप लिखेंगे e रेज़ टू x का स्क्वायर, और मतलब आप इसको सेपरेट ही कर लो ना, e रेज़ टू 2x इनटू, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते e रेज़ टू x माइनस 1 बाय e रेज़ टू x प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये है e रेज़ टू x का स्क्वायर, e रेज़ टू 2x मतलब e रेज़ टू x का स्क्वायर और बाहर स्क्वायर रूट है, इनटू ये एज इट इज रहेगा e रेज़ टू x माइनस 1 बाय e रेज़ टू x प्लस 1 dx। सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो अब आप सब्स्टिट्यूशन करो e रेज़ टू x इज इक्वल टू क्या, t। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेज़ टू x dx बन जाएगा dt। ठीक है, सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आप इसको लिख सकते हो पॉज करके। सब्स्टिट्यूशन के बाद में आपका फंक्शन कैसे दिखेगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू x इनटू dx बन गया dt, और रूट के अंदर बचा t माइनस 1 बाय t प्लस 1। तो फिर से वही करेंगे, ऊपर और नीचे t माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर t माइनस 1 स्क्वायर और नीचे t प्लस 1 इनटू t माइनस 1। ठीक है, तो a प्लस b a माइनस b मतलब t स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा आपको, और ये dt। सो स्क्वायर स्क्वायर रूट हटेगा तो न्यूमरेटर में आपके पास t माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस 1 दिस। अब इस ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है बेटा, इसको कुछ अप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अरे नहीं माइनस 1 है ना, हाँ तो भी हो सकता है। कैसे देखिए, आप डिनोमिनेटर को सेपरेट कीजिए, t बाय रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 लिखिए dt, माइनस 1 बाय रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 लिखिए dt। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं कैसे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस माइनस 1 बाय रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 dt। ठीक है, सो ये आपको मिल सकता है 1/2। देखो रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 टाइम्स रूट f ऑफ x दैट इज 2 टाइम्स रूट t स्क्वायर माइनस 1। सो 2 will get cancel, माइनस इसको आप कैसे करेंगे, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला। सो 1 बाय रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है आपके पास, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, 1 बाय रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो माइनस log ऑफ x मतलब t प्लस log ऑफ क्या x प्लस रूट ऑफ x माइनस 1। सो ये t स्क्वायर माइनस 1। बस अब क्या करना है, t की जगह पर e रेज़ टू x रख दो। मैं एक बार आंसर चेक करता हूँ लास्ट पर लिखा। सो इसका आंसर है रूट ऑफ e रेज़ टू e रेज़ टू 2x माइनस 1 दैट इज दिस। t की जगह पर e रेज़ टू x आएगा ना, तो e रेज़ टू 2x माइनस 1 बनेगा माइनस log ऑफ e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू 2x माइनस 1। तो बिल्कुल सही है बेटा, तो समझ में आई आपको बात कैसे होगा ये। सो ऐसे आपका 3.2 एक्सरसाइज 3.2 सी भी खत्म हो जाता है। तो ये 3.2 ए 3.2 बी एंड 3.2 सी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है, क्योंकि इसी का यूज करके सारे इंटीग्रेशन सॉल्व किए जाते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में।
तो आप लोग को इसका बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है। फिर इसके बाद में आप लोग मॉड्यूल सॉल्व कर रहे होंगे, मॉड्यूल सॉल्व कीजिए। फिर अगर आपके पास सीईटी का बुक है मार्वल का या टारगेट का, तो उसमें से भी आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। जो भी लोग सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो लोग मॉड्यूल के साथ में सीईटी का भी कोई ना कोई बुक सॉल्व करते रहना है पैरेलली, ठीक है, तो अच्छा रहेगा उसके लिए भी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके अंदर हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टडी करेंगे, और भी कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शन है उनके इंटीग्रेशन कैसे निकल जाते हैं वो भी स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें थ्योरम भी देखना है बाय पार्ट्स वाला, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।